क्यों अब हम आपके लिए लेकर आए हैं 2.1 सेकंड चैप्टर है ये। इसकी पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से। इस एक्सरसाइज में पूरे 5 क्वेश्चन हैं। हम पांचों पर स्टडी करेंगे, पांचों पर डीप स्टडी करेंगे और आपको बताएंगे। इस पर आपको अगर कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक चर बहुपद छांटिए, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन जो है ना, एक चर बहुपद छांटिए, तो मैं आपको बता दूं कि आखिरकार ये क्या होता है। तो बहुपद को पॉलिनोमियल्स बोलते हैं और बहुपद जो होते हैं आपके, बहुपद को हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। और बहुपद जो होते हैं आपके वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक चर, जिसे हम लोग बोलते हैं रैखिक। एक चर को बोलते हैं, एक चर रैखिक नहीं होते, लेकिन एक बहुपद आता है एक चर में। एक चर का मतलब होता है जिसमें केवल और केवल एक चर हो। पी से लेकर के जेड तक चर होते हैं, उनमें से एक्स भी हो सकता है, या तो वाई होगा या जेड होगा, जो पूरा एक ही चर में हो। पूरा क्वेश्चन में एक ही फंक्शन यूज हुआ हो, एक ही चर यूज हुआ हो, तो वो आपका एक चर समीकरण कहलाता है, यानी कि एक चर बहुपद कहलाता है। और एक चर में, एक चर का मतलब ये हो गया, ये देखिए ये एक चर है क्योंकि इसमें एक से चर का यूज हुआ है। अब इसी में एक शब्द आ जाता है एक चर की। बात तो सही है, एक चर छांट के बताना, एक चर का मतलब जिसमें एक ही चर का प्रयोग हुआ हो। लेकिन आपका ये जो चैप्टर है इसका नाम है एक चर रैखिक समीकरण। तो इस चैप्टर में क्या है, रैखिक शब्द एक और आता है, रैखिक। तो रैखिक शब्द का मतलब है लीनियर। तो वन लीनियर जब आएंगे पॉलिनोमियल्स, वन लीनियर की बात होगी, एक लाइन वाले, यानी कि एक ही चर में उनकी पावर एक हो, तो ऐसे फंक्शन जिनकी पावर एक होती है, ये रहा x+5, ये हो गया आपका एक चर, एक ही चर है और रैखिक समीकरण, यानी कि घात भी एक है। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात एक हो उसे बोलेंगे एक चर रैखिक समीकरण। ऐसे मान लीजिए आपके सामने ये आ सकता है 9, तो भी रैखिक समीकरण है। माइनस रख के आ गया तो भी रैखिक समीकरण होगा। y+7 आ गया तो भी रैखिक समीकरण, y-7 आ गया तो भी वो रैखिक समीकरण हुआ। यानी कि बहुपद जो होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं। उसमें से अगर मैं बात करूं तो एक होते हैं एक चर वाले, जिनमें सिर्फ एक ही चर होता है, वो रहे ये देखो एक ही चर वाले हैं, ये भी एक चर है, ये भी एक चर है, ये भी एक चर है। लेकिन अगर एक चर रैखिक समीकरण की बात करेंगे हम, उसे हम लोग बोलते हैं एक चर रैखिक समीकरण। तो वन लीनियर इक्वेशन, तो वन पॉलिनोमियल्स वाली क्वालिटी जब आएगी तो एक चर रैखिक समीकरण होंगे, तो उन्हें हम लोग बोलेंगे ये हो गए हमारे, इसमें एक ही चर है, जिस, यानी कि सिंपल सी बात आप ये जान लीजिए, जिस भी फंक्शन में, जिस भी क्वेश्चन में एक ही चर यूज हुआ हो और उसकी घात भी एक हो, तो उसे बोला जाएगा एक चर रैखिक समीकरण। फिर आता है द्विचर रैखिक समीकरण। फिर आपके लिए द्विचर रैखिक समीकरण मिलेगा, वो भी सिलेबस में है आपके, द्विचर रैखिक समीकरण। तो द्विचर बाइलिनियर होता है ये। तो द्विचर रैखिक समीकरण में क्या होता है, इसमें दो चर हों, जैसे कि मान लीजिए x+y बराबर 9 या -9, इस प्रकार से ये क्या हो गया, बराबर 0 हो गया, या प्लस का 9 बराबर 0 हो गया। ये हो गए आपके द्विचर। लेकिन रैखिक है, रैखिक का मतलब यही याद रखिए, रैखिक का मतलब है लीनियर, और इसका मतलब याद रख लीजिए, जिनकी घात एक होती है उन्हें रैखिक समीकरण कहा जाता है। तो ऐसे समीकरण जिनमें एक ही चर उपस्थित हो उन्हें हम लोग एक चर रैखिक, एक चर समीकरण बोलेंगे। अगर उनकी घात बहुत सारी तब भी वो एक चर हुए। और अगर एक चर रैखिक समीकरण की बात आएगी, एक चर रैखिक समीकरण की, तो उसमें एक ही घात होनी चाहिए और एक ही चर होना चाहिए। द्विचर रैखिक समीकरण की बात आएगी तो घात दोनों की एक होनी चाहिए और दो चर होने चाहिए। जरूरी नहीं x+y हो, x+z भी हो सकता है, x+z बराबर 13 हो सकता है, या x-t बराबर 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 121 हो सकता है, 12 से 11 हो सकता है, तो कुछ भी आ सकता है। तो यानी कि आपको याद रखना है, आपके सिलेबस में दो हैं इस समय, उन दोनों को याद रखना है। और 10th क्या आगे तक ये दो ज़्यादा याद रखने हैं आपको। 12th में आकर के आपको 3 सिखाए जाएंगे। तो 9th में क्या है, एक चर रैखिक समीकरण, यानी कि जिसमें एक ही चर हो। आपने जाना पी से लेकर के जेड तक चर होते हैं, तो इनमें से कोई भी एक चर होना चाहिए।
उसकी घात अगर एक होती है तो वो होगी आपका एक चर रैखिक समीकरण। उसकी घात अगर दो हो जाएगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा तो हम लोग उसे बोलते हैं द्विचर, द्विचर रैखिक समीकरण। द्विचर रैखिक समीकरण जो होता है उसमें दो चर होंगे, द्विचर रैखिक समीकरण। तो ये क्वालिटी आ गई। एक आता है आपका द्विचर समीकरण या द्विघात समीकरण। एक तो नाम ये है द्विचर या द्विघात समीकरण, उसे हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। सॉरी, द्विचर तो नहीं बोलेंगे, द्विघात ज्यादा नाम फेमस है। अगर द्विघात समीकरण आएगा तो उसे एक चर रैखिक समीकरण का मतलब होगा इसमें एक ही चर हो। फिर दूसरे समीकरण आते हैं एक चर द्विघात समीकरण। एक चर द्विघात समीकरण जो आते हैं वो बाइनोमियल होते हैं, इनकी डबल घात होगी जिनकी। उदाहरण के लिए आप ये देख सकते हैं, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा x² + 5x + 6 का गुणनखंड कीजिए, या x² - 9x + 7, इस प्रकार से कुछ भी आ गया उसका आपको गुणनखंड करना। 7 आ गया, 70 बना गया, 171 आ गया, कुछ भी आ गया, 17 आ गया। तो इस प्रकार से फैक्टर करने को आते थे। तो ये एक चर तो है, एक ही चर है, लेकिन रैखिक नहीं है। द्विघात समीकरणों की इनमें सवाल की घात दो है। जिस सवाल में सबसे बड़ी घात जो होगी वही उस सवाल की घात होती है। तो आपको ये बातें याद रखनी है कि एक चर रैखिक समीकरण वह होता है इसमें एक ही चर हो, और रैखिक मीन्स एक ही घात हो। द्विचर रैखिक समीकरण वह होता है इसमें दो चर हो और घात सबकी एक हो। द्विघात समीकरण वो होता है इसकी घात दो हो। त्रिघात समीकरण वो होगा इसकी घात 3 होगी। चार घात वो होगा इसकी घात 4 होगी। तो इतना आपको याद रखना है, एक चर समीकरण, द्विचर, त्रिचर और चार चर यानी चतुर्थ चर। तो इस प्रकार से जितने उसमें पावर होगी उतनी उसकी समीकरण की क्वालिटी बन जाती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, बोल रहे हैं निम्नलिखित में से एक चर बहुपद छांटिए, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो बताइए क्या ये एक चर है? हाँ, एक चर है। एक चर बहुपद है, उन्होंने कहा सिर्फ एक चर बहुपद बताइए, तो एक ही चर है, x ही यहाँ पर यूज हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका सत्य हो गया। एक चर बहुपद है, कारण देख लीजिए, बहुपद वह होता है, एक चर बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चर प्रयोग में हुआ हो। आपके सिलेबस में एक आगे चैप्टर मिलेगा एक चर रैखिक समीकरण, और फिर द्विचर रैखिक समीकरण ये मिलेंगे आपको। तो एक चर रैखिक समीकरण जब मिलेगा, द्विचर रैखिक समीकरण जब मिलेगा, इनके सवाल मिलते हैं आपको। तो क्या है रैखिक का मतलब आप लोग जानते हैं, घात एक होनी चाहिए। तो ये एक चर बहुपद तो है, आपको सिर्फ एक चर बहुपद बताना था, तो एक चर बहुपद है, लेकिन द्विघात समीकरण है, क्योंकि सवाल में सबसे बड़ी घात वाला कौन है? दो। सबसे बड़ी घात जो होगी वही उस सवाल की घात होती है। ये देखिए, ये भी एक चर रैखिक समीकरण हुआ, क्योंकि एक ही चर है। सॉरी, एक चर समीकरण हुआ, रैखिक नहीं हुआ। एक चर बहुपद है, एक ही चर है बाई, लेकिन क्या रैखिक नहीं है। रैखिक की मतलब घात एक होती, ये होता तो चलता, तो ये नहीं था। फिलहाल उन्होंने कहा एक चर बहुपद हाँ है। फिर ये देखिए, घात कभी भी, चर के ऊपर घात कभी भी पूर्णांक से हटकर कुछ नहीं आनी चाहिए। याद रख लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर्स, हमने एक मास्टर वीडियो बनाई थी 9th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए। उसमें हमने बताया है कि कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव कौन से होते हैं, पॉजिटिव कौन से होते हैं। आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिएगा। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, बाकी प्राचीन जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उन लोगों को तो आता ही है। तो देखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 इस प्रकार से डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाती हैं आपके। तो पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएंगी। तो इस प्रकार से पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक होना चाहिए, पूर्ण रूप से पूर्णांक होना चाहिए। किसी भी बहुपद पर अगर सवाल में किसी भी चर पर, यानी कि उस बहुपद के अंदर किसी भी चर पर अगर घात पूर्णांक नहीं है तो वो बहुपद नहीं है, इतना याद रख लीजिएगा। घात पूर्णांक होनी चाहिए, यानी कि रूट फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। क्यूब रूट फॉर्म में भी नहीं होनी चाहिए। जैसे देख लीजिए, रूट टी है, तो टी का मतलब हो गया आधी घात, रूट का मतलब होता है आधी घात, तो टी की पावर हो गई हाफ। तो ये जो आधा आ रहा है ये पूर्णांक नहीं है, पूरा अंक नहीं है, आधा आधा है, एक का आधा। पूरा अंक होना चाहिए तभी बहुपद होगा, तो ये बहुपद नहीं है। ये एक चर बहुपद है, एक चर तो है लेकिन बहुपद नहीं है। बहुपद में क्या होता है, चर के ऊपर घात कभी भी भिन्न रूप में नहीं होती हैं तो सिर्फ पूर्णांक रूप में होती हैं। अब भिन्न रूप में आप ये मत कह देना कि सवाल पर लिख कर आ गया कि 4/2, तो इसका मतलब भिन्न रूप थोड़ी 2 दूनी 4 हो गया, ये हो गया टी का स्क्वायर। तो ये भिन्न रूप कहाँ रही? कहने का मेरा मतलब ये है कि पूर्णांक घात होनी चाहिए तब वो बहुपद होगा, तो ये बहुपद नहीं है। ये देखिए बहुपद एक चर तो है, इसमें चर तो एक आया है, एक चर तक तो कहानी सही है, बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी घात देखिए प्लस की घात है,
नीचे प्लस की घात ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका वाई प्लस 2 इंटू वाई की घात -1। नीचे से जब भी प्लस की घात ऊपर ले जाते हैं माइनस की घात हो जाती है, तो ये हो गया वाई प्लस 2 इंटू वाई इनवर्स। -1 पावर को इनवर्स कहते हैं, -1 पावर को क्या कहते हैं, इनवर्स। तो ये इनवर्स यानी कि इसका मतलब होता है प्रतिलोम। तो ये हम लोग इसे बोलेंगे, प्रतिलोम मीन्स होता है व्युत्क्रम। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुपद नहीं है, एक चर है लेकिन बहुपद नहीं है। फिर देखिए x की घात 10, y की घात 3 और t की घात 5, ये सब क्या बहुपद हैं? हाँ 100% बहुपद है, लेकिन एक चर नहीं है। यहाँ पर तीन चर आ गए, x, y और t। भैया एक चर बहुपद वो, मैं आपको सिंपल भाषा में बताना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ, एक चर बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चर हो, या x हो या y हो या z हो, यानी कि p से लेकर के z के बीच में कोई एक चर होगा तो वो एक चर बहुपद होगा। बस इतना आपको याद रखना है। दूसरा चर आते ही वो एक चर बहुपद नहीं है। सबसे सिंपल और इजी फंडा तो इसका यही था, आपको याद कराने का। आगे हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अब भी अगर आपको इसमें कोई शंका हो तो आप मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा कमेंट करके, मैं जरूर बताऊंगा आपको। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो हर एक में एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको बताना है। तो देखेंगे आप कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो हमें पूरे सवाल में दिमाग ही नहीं लगाना किसी चीज पर। हमसे सवाल में जिस बात की बात करी जाती है हम सिर्फ उसी को पकड़ के चलेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं आप लोगों को एग्जाम में वही मार्क्स मिलेंगे जो आप लिख कर आते हैं। आपको कितना आता है ये उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फर्क पड़ता है बस उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दिया, चाहे आपने नकल करके दिया चाहे कैसे दिया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मेरी बात मानिए, सलाह मानिए कि आप क्वेश्चन जब पढ़ें तो उसके सीधे लॉजिक को पकड़िए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फालतू चीज़ों में हिलेंगे तो कभी आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों को बहुत अजीब लगेगा वो। और फालतू चीज़ों में उलझना कोई गलत चीज़ नहीं है, वो बहुत काम की चीज़ें हैं। तो देखिएगा सिर्फ बोल रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो सवाल में एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये तो गुणांक। तो गुणांक का संधि विच्छेद कीजिए। गुणांक का मतलब है गुणा प्लस अंक, तो गुणा में जो आ रहा है अंक वही है उसका गुणांक। तो एक्स स्क्वायर गुणा में कौन आ रहा है, ध्यान से देखिए। एक्स स्क्वायर की गुणा में 1 से करूँगा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हुआ, 1। तो इसका गुणांक क्या हो गया, 1। फिर हमारा देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक अगर हम बात करें, गुणांक का मतलब गुणा में आने वाला अंक। तो एक्स स्क्वायर की गुणा किससे करेंगे हम, एक्स स्क्वायर की गुणा अगर हम -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब गुणांक क्या हुआ, -1। फिर हमारा ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना, तो एक्स स्क्वायर किससे गुणा हो रही है, सिंपल सी बात है, π/2 से हो रही, तो π/2 इसका गुणांक हो गया। फिर देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है। यहाँ अगर एक्स स्क्वायर नहीं तो यहाँ पर क्या है, तो ध्यान से देखिए, किसी भी फंक्शन की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिएगा ये कैसे आया, ये ऐसे आया, ये लिखा होगा x की पावर 0 प्लस √2x - 1। तो किसी भी फंक्शन की पावर अगर 0 होती है ना, उसकी वैल्यू क्या आती है, उसकी वैल्यू आती है 1। किसी फंक्शन की पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो ये 1 प्लस √2x - 1 में आया, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इसलिए आप लोगों को ये तरीका नहीं लगाना है, आपको ये तरीका लगाना है यहाँ पर कि 0 की पावर यहाँ पर रही होगी, सॉरी यहाँ पर आपको रही होगी 0 × x की स्क्वायर रहा होगा इस तरह से, 0 × x स्क्वायर। तो कुछ सोचिए 0 की x स्क्वायर से गुणा होगी क्या हो जाएगा, 0, और 0 प्लस √2x - 1 क्या हो जाएगा, 0 किससे गुणा करिए, 0 प्लस √2 × x - 1 क्या हो जाएगा। देखिए अंकों पर रूट हो सकते हैं, बहुपद में आएंगे, लेकिन चर पे रूट नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए क्या आ रहा है, यही तो आ रहा है। तो सवाल में तो पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर गुणांक, तो एक्स स्क्वायर गुणा में कौन सा अंक आ रहा है, दिखना तो रहा है, यहाँ तो लग रहा है कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन हकीकत में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। अब इसी के साथ साथ मैं आपको एक जानकारी दे दूँ जो बहुत ज़रूरी है, जो मैंने यहाँ बतानी ही चाहिए थी। किसी की घात 0 उसकी वैल्यू 1, एक की घात 0 उसकी वैल्यू 1, ये बातें आपको पता होनी चाहिए अच्छी तरह से। किसी की भी घात 0 उसकी वैल्यू 1, मान लीजिए 1 की घात 0 कर देता हूँ मैं, तो 1 की घात 0 उसकी वैल्यू 1, 2 की घात 0 उसकी वैल्यू 1, यानी कि 5 की घात 0 तो उसकी वैल्यू 1, 5000 की भी अगर मैं घात लिखूंगा 0 तो उसकी वैल्यू 1, किसी की भी घात अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1, आपकी अगर घात 0 तो आपकी वैल्यू 1,
मेरी अगर घात 0 तो मेरी वैल्यू 1, घात मीन्स पावर, तो मेरी पावर 0 तो मेरी वैल्यू 1, आपकी पावर 0 तो आपकी वैल्यू 1। क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं पावर की कितनी ज़रूरत है, पावर नहीं प्रधानमंत्री के पास में तो उनकी वैल्यू 0, आप देख लीजिए राष्ट्रपति के पास में पावर नहीं तो उनकी वैल्यू 0, तो पावर 0 तो वैल्यू 1, पावर 0 तो वैल्यू 1, इतना याद रखना है। पावर उनके पास नहीं तो उनकी वैल्यू 1 के बराबर है, साधारण नागरिक है वो। तो सेम वही चीज़ें यहाँ पर याद रखने के लिए लगा सकते हैं आप लोग, सेम उसी तरीके पर आप लगा सकते हैं। ये कुछ तरीके आप पकड़ के चलिए याद करने के, तभी आप याद कर सकते हैं, नहीं तो आपसे याद नहीं होगा ऐसे। आप देख लीजिए किसी फंक्शन की पावर अगर 0 तो उसकी वैल्यू 1। अब सपोज कीजिए किसी फंक्शन की पावर इनफाइनाइट आ गया तो वैल्यू 0, एक्स की पावर इनफाइनाइट 0, ए की पावर इनफाइनाइट वैल्यू 0, किसी घात अगर 0 तो वैल्यू 1, किसी घात इनफाइनाइट तो वैल्यू 0। ये दो बातें आपको जरूर याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। इनकी ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें 35 घात हो, यानी कि फंक्शन की पावर क्या हो 35 हो, द्विपद हो, फिर 100 घात हो और एक पदी हो। तो पहले हम 35 घात वाला द्विपदी ले लेते हैं। तो बहुत एग्जाम्पल आएंगे, ध्यान से देखिएगा। 35 घात का द्विपदी, तो देखिए ये रहा x की घात 35 प्लस, मान लीजिए मैंने लिख दिया ये 35 घात का द्विपदी हो गया। अच्छा, आपके मन में चल रहा होगा द्विपद और एक पद, ये 6 क्लास के स्टैंडर्ड पे बच्चे को सिखाया जाता है कि द्विपद क्या होता है, एक पद क्या होता है, त्रिपद क्या होता है। ये सेम वही सब कुछ है। अगर आपने 6 क्लास में नहीं स्टडी की होगी तो कोई घबराने की बात नहीं, यहाँ आपको कंप्लीट कराएंगे। तो देखिएगा, बहुपदों के आपने प्रकार जाने कि एक चर बहुपद, द्विचर बहुपद, त्रिचर, चतुर्चर, उसी प्रकार से उनके नाम के हिसाब से उनमें पदी भी होते हैं, पदों के आधार पर भी होते हैं। बहुपद पदों के आधार पर हो जाते हैं आपके एक पदी बहुपद, जिसमें केवल एक ही पद हो उसे बोलेंगे हम लोग एक पदी बहुपद, जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद बोलेंगे, जिसमें 2 पदों से हम लोग बोलते हैं द्विपदी, जिसमें 3 पदों से हम लोग बोलते हैं त्रिपदी, जिसमें 4 पदों से हम लोग बोलते हैं चतुर्थपदी। 4 पदों तक अब तक सवाल आए हैं, पंचम पदी, षष्ठम पदी, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो जितने पद होते हैं उसमें उसे हम उसी के आधार पर नाम दे देते हैं। और आपको इसे याद रखना, तरीका याद रखना है, अगर एक पदी होगा तो उसमें बीच में कोई निशान नहीं होगा, नो निशान होगा, यानी कि नो साइन। जो एक पदी होगा उसमें नो साइन होगा, बीच में, मध्य में बात कर रहा हूं, फिर द्विपदी में बीच में साइन होगा। साइन कौन सा होगा, सिंगल साइन होगा। त्रिपदी में बीच में डबल साइन होंगे, 2 साइन होंगे। दो साइन होंगे। चतुर्थपदी में बीच में ट्री साइन होंगे, यानी कि 3 साइन होंगे, यानी कि ट्राई साइन होंगे। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, अगर एक पदी है तो उसके बीच में कोई साइन नहीं है, मध्य में कोई साइन नहीं है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, ये है एक पदी, इसके बीच में कोई निशान है, कोई नहीं है। ये देखिए एक पदी, ये देखिए एक पदी, ये देखिए एक पदी, ये सब एक पदी है, इसके बीच में कोई निशान नहीं है, सब एक पदी माना जाएगा पूरा। ये देख लीजिए बाई की घात 5, ये देखिए ये एक पदी, क्योंकि बीच में कोई निशान नहीं। अब बात करते हैं द्विपदी की। द्विपदी क्या होते हैं, जिनके बीच में 2 निशान, जिनके बीच में एक निशान हो। तो देखिए x की घात 35 प्लस 1, ये आपका द्विपदी होगी, क्योंकि बीच में एक निशान है। x की घात 35 माइनस 1, ये भी आपका द्विपदी, क्योंकि बीच में एक निशान है। उन्होंने कहा x की घात 35 के द्विपद का। एक एक एग्जाम्पल देना है, मैंने तो आपको 2 दे दिए और आप 2000, 2 लाख अनंत तक निकाल सकते हो। देखो बाई की घात 35, जरूरी 1 लिखो, 1 लिख दो, 1 लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, ये आपका पूरा द्विपदी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए बाई की घात 35 प्लस 35 दो, यही द्विपदी है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, बढ़ाते चले जाओ, ये सब आपका पूरा द्विपदी, क्योंकि बीच में सिर्फ और सिर्फ एक निशान आ रहा है। फिर उसके बाद आप ले लीजिए, उन्होंने कहा और भी ले सकते हैं आप, p की घात 35। उन्होंने घात का मतलब है उस फंक्शन पे घात रहनी चाहिए, उसने कहा घात 35, तो घात 35 होगी, बाकी कुछ भी लिखो आप यहाँ पर भैया, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक कोई भी अंकों का यूज करेंगे। तो सोचो कितना लंबा सवाल हो जाएगा ये। तो आपको खाली एग्जाम्पल देना है, आपने एक दे दिया,
बहुत होगा इस तरह से। फिर बोल रहे हैं कि 100 घात के एक पदी का उदाहरण देना है। 100 घात हो, अब घात कितनी हो, 100 हो, तो ये हो गया, देखो बीच में कोई निशान नहीं, जिसके बीच में कोई निशान नहीं वो एक पदी भाई, जिसके बीच में कोई निशान नहीं वो एक पदी, जिसके बीच में कोई निशान नहीं वो क्या हो गया आपका एक पदी, 100 घात का एक पदी हो गया। अब ये भी अनंत तक जाएंगे भाई, एक लगा दो, डबल लगा दो, दो लगा दो, तीन लगा दो, कुछ भी लगा दो, ये एक पदी हो गया। कुछ भी लगाते चले जाओ, 5 9 इस प्रकार से कुछ भी लगाते चले जाओ, ये भी तो आपका पूरा एक पदी हुआ। एक पदी का मतलब जिसके मध्य में कोई निशान ना हो वो एक पदी होता है। प्लस और माइनस के निशान पे जाना, गुणा और भाग के निशान पे मत जाना। जिनके मध्य में एक निशान होता है वो होते हैं द्विपदी, जिनके मध्य में दो निशान होंगे वो होंगे त्रिपदी। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि मध्य में दो निशान है, एक और एक दो, ये हो गया आपका त्रिपदी। एक चर बहुपद नहीं है लेकिन त्रिपदी है, बहुचर है, बहुचर और त्रिपदी है। ये देखिए ये आपका द्विपदी होगी, बीच में एक निशान है, द्विपदी, ये देखिए त्रिपदी है, बीच में दो निशान है। चतुर्थपदी में 4 हो जाएंगे आपके। तो यानी कि आपको याद रखना है, कोई भी घबराने की इसमें बात ही नहीं है ऐसी। फिर हमारा आ गया निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है, तो हम आपको बता दें बहुपद की जो घात होती है ना, बहुपद की घात सवाल की घात होती है, उसे हम लोग बोलते हैं सवाल की घात। बहुपद की घात का हो या सवाल की घात का हो, याद रखना जो सबसे बड़ी घात होगी वही उसकी घात होगी, चाहे उसके साथ में कैसा ही अंक क्यों हो। उदाहरण के लिए यहाँ सबसे बड़ी घात है 3, यहाँ बहुपद की घात कितनी है 3, क्योंकि सबसे बड़ी घात से फर्क पड़ता है उसके साथ में कितना अंक उससे नहीं। मान लो यहाँ लिखा होता 14, यहाँ लिखा है ये, तो भी बहुपद की घात ये होगी, अंकों के गुणा होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुपद की घात कितनी है, बहुपद सवाल की जो घात होती है वही घात होती है। बहुपद की घात है यहाँ पर 2। बहुपद की घात कितनी है, कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है, तो घात कितनी हो गई 1। ये देखिए बहुपद की घात कितनी, मैंने क्या बताया आपको, किसी फंक्शन की वैल्यू 0 उसकी वैल्यू 1, किसी फंक्शन की पावर 0 उसकी वैल्यू 1। इसका 3 कैसे आया, वो 3 ये रहा होगा, 3 × x की पावर 0, वही x की वैल्यू कितनी थी 1, 1 से गुणा करेंगे 3 × 3 आया, तो बहुपद की घात कितनी हुई 0। तो आपको याद रखना है बहुपद की घात का मतलब सवाल की घात, जो उसमें सबसे बड़ी घात होगी वही सवाल की घात होगी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में बताइए ये कैसे बहुपद है, रैखिक है, द्विघात है और त्रिघाती है। तो रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती आपको बताने हैं किस प्रकार की क्वालिटियां हैं। तो रैखिक कौन होता है, इसकी घात 1 हो। द्विघात कौन होगा, इसकी घात 2 हो। त्रिघाती कौन होगा, इसकी घात 3 हो। बहुत सिंपल है, जितनी घात होती है उतने उसके बहुपद का नाम पड़ेगा। तो देखिए ये कौन सा है, द्विघाती, क्योंकि 2 घात है। ये देखिए कौन सा है, 3 घाती, त्रिघात है। ये देखिए कौन सा है, इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी 2, तो द्विघाती हुआ। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, कुछ नहीं, 100 हो रही तो 1 हो रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक घाती हो गया। यानी कि एक घात वालों को क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं। ये बात याद रखिए, एक घात वालों को रैखिक बोलेंगे। ये देखिए आपका ये है द्विघाती, और देखिए ये भी द्विघाती है, और ये देखिए ये वाला आपका है त्रिघाती। देखिए ये कौन सा है, ये भी आपका रैखिक है, क्योंकि एक ही घात है। ये देखिए ये कौन सा है आपका, ये आपका द्विघाती है, ये द्विघाती 2 घात है। ये देखिए कौन सा, ये त्रिघाती है आपका, वो भी 3 घात है। तो कुछ भी इसमें घबराने की बात नहीं थी, बहुत सिंपल तरीके से हमने आपको लेकर चले हैं। अभी भी आपको डाउट हो तो फिर से एक बार देखिएगा, फिर भी आपको डाउट हो आप ज़रूर कमेंट करके हमसे पूछिएगा। और देखिए इस समय वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, पूरे राष्ट्र में सब तरह अफरा तफरी मची हुई है, तो आप कम से कम ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर पहुँचाइए जो लोग अभी भी स्कूल नहीं जा पा रहे। वो स्कूल तो खुलेंगे नहीं, आप मान के चलिए लगभग अगस्त सितंबर चल जाएगा, स्कूल नहीं खुलने वाले हैं जहाँ तक इस तरह की कंडीशन है, और ना ही कोई कोचिंग संस्थान खुलेंगे। तो इस समय सिर्फ घर से घर यानी कि होम टू होम स्टडी ही हो सकती है। तो हम अपने होम से आपके लिए सुविधा दे रहे हैं, तो आप भी अपने होम में रह करके अच्छी तरह तैयारी कीजिए, कंप्लीट कीजिए अपने आप को, क्योंकि अब शिक्षा का स्तर बहुत बदल चुका है, बहुत बदलाव आ चुका है समाज में। तो आपको जागना होगा, अभी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे। आप लोग पढ़िए,